Hello students, welcome to you Government Commerce College BCom Part Second. पेपर है EFM, पेपर सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर है वित्तीय विवरण अनुसूची थर्ड के अनुसार। इसमें हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, लाभ हानि का विवरण अथवा आय विवरण। चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति का प्रकाश डालता है, अतः बैंकर्स ऋणदाताओं द्वारा यह महत्वपूर्ण विवरण माना जाता है। किंतु आजकल वित्तीय विश्लेषक तथा लेनदार संस्था की वित्तीय क्षमता के माप के लिए इसकी अर्जन शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। संस्था की यह अर्जन शक्ति लाभ हानि का विवरण या आय विवरण द्वारा ज्ञात होता है। लाभ हानि का विवरण एक ऐसी वित्तीय विवरण है जिसमें एक उपक्रम की एक लेखांकन अवधि के आगम एवं व्ययों को प्रस्तुत करता है तथा आगम आयों का व्ययों पर आधिक्य दर्शाता है। लाभ हानि विवरण में एक लेखांकन अवधि की आय तथा व्यय हेतु किए गए व्ययों से तुलना की जाती है, अतः आय और व्यय में अंतर को उस अवधि का शुद्ध लाभ या हानि माना जाता है। इस प्रकार लाभ हानि विवरण व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है तथा बाद में लेखा अवधि के लाभ अथवा हानि की अंतिम राशि को दर्शाता है। यह किसी संस्था की लाभदायकता मापता है। लाभ हानि के विवरण को भी चिट्ठे की भांति अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे लाभ हानि खाता, आय विवरण, आय एवं आधिक्य विवरण, आय एवं आधिक्य, आय एवं अर्जित आधिक्य विवरण, आय व व्ययों का विवरण आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। लाभ हानि विवरण या आय विवरण एक अवधि के आगम एवं व्ययों का प्रवाह है। यह आय विवरण एक अवधि की समाप्ति से दूसरी अवधि की समाप्ति के बीच चिट्ठे में हुए परिवर्तनों को भी स्पष्ट करता है। संक्षेप में लाभ हानि विवरण के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे नंबर 1 है संग्रहण। लाभ हानि खाता एक समयावधि में संस्था की आय एवं व्ययों का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता है। नंबर 2 शुद्ध आय का माप। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार आगमों की व्ययों से तुलना करके शुद्ध आगम का माप करता है। नंबर 3 सूचना का संवहन। यह है व्यवसाय स्वामियों एवं अन्य पक्षकारों को संस्था की क्रियाओं के परिणामों की सूचना का संप्रेषण करता है। इस प्रकार इसके अनेक कार्य हैं। लाभ हानि खाते का प्रारूप। फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्राय लाभ हानि खाता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विभिन्न उद्योगों की प्रकृति एवं व्यावसायिक हित की विभिन्नता के आधार पर लाभ हानि खाता भिन्न भिन्न रूप में तैयार किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में भी इसका कोई सर्वमान्य प्रारूप नहीं दिया गया है। सामान्यतः लाभ हानि खाता खाते के प्रारूप में अकाउंट फॉर्म में तैयार किया जाता है और इसे दो भागों लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता में बांटा जा सकता है। विश्लेषण की दृष्टि से इस प्रकार का लाभ हानि खाता उपयुक्त नहीं है, इसलिए लाभ हानि खाते का ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिसमें संस्था की आय तथा व्यय की मदों को उचित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गित करके दिखाया जा सके, ताकि वे प्रबंधकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्धांत या सिद्ध हो सकें और संस्था के क्रियाकलापों का परिणाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकें। आजकल अधिकांश संस्थाओं द्वारा खाते के प्रारूप वाला लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जाता, बल्कि एक आय विवरण तैयार किया जाता है। यह आय विवरण एक स्तरीय आय विवरण, बहुस्तरीय आय विवरण दो प्रारूप में तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आता है एक स्तरीय आय विवरण। एक स्तरीय आय विवरण सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मदों के प्राकृतिक वर्गीकरण नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम पर आधारित है। इसमें संस्था की क्रय तथा व्ययों को एक ही कदम पर शुद्ध बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा शेष राशि संबंधित वर्ष की शुद्ध आय मानी जाती है।
बहुस्तरीय आय विवरण मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट मदों के क्रियात्मक वर्गीकरण फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम पर आधारित है। अधिक उपयोगी एवं विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध कराता है क्योंकि इसमें आगम एवं की प्रत्येक मद पर कदम कदम पर विचार किया जाता है। आज आय विवरण के इस प्रारूप में परिचालन आय और गैर परिचालन आय में अंतर किया जाने लगा है। सर्वप्रथम परिचालन आय विक्रय वापसी तथा विक्रीत माल की लागत पर विचार किया जाता है, जिसमें सकल लाभ या सकल उपांत प्राप्त होता है। द्वितीय सकल लाभ में सभी परिचालन व्ययों को घटा दिया जाता है, परिचालन लाभ ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात गैर परिचालन आयों को जोड़ा जाता है तथा गैर परिचालन व्ययों को घटाकर इससे कर से पूर्व लाभ पीबीटी ज्ञात कर लिया जाता है। अंत में शुद्ध लाभ में कर आयोजन घटा दिया जाता है, जिसमें कर पश्चात शुद्ध लाभ पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार का आय विवरण विश्लेषण एक निर्वचन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। विश्लेषण की दृष्टि से बहुस्तरीय आय विवरण का प्रारूप इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि जैसे सबसे पहले से हम दर्शाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें घटाएंगे लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो उसमें से घटाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज एंड डेप्रिसिएशन। ये घटाने के बाद हमारे पास बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसमें हम ऐड कर देंगे अदर रेवेन्यू, और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा अदर रेवेन्यू। तो इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, इन हमारे पास आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जैसे इंटरेस्ट होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट टैक्स, और उसमें से हम घटा देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से घटा देंगे डिविडेंड, प्रपोजल डिविडेंड, तो हमारे पास आ जाएगा रिटेन्ड सरप्लस। तो इस प्रकार से हम अपने लाभ हानि खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लाभ हानि खाता ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है अनुसूची 3 एवं अनुसूची 6 में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल 3 एंड ओल्ड शेड्यूल 6। तो इसको 3 कॉलम बनाकर इसका काउंटिंग करते हैं। पहले कॉलम में अंतर का आधार हो जाता है, दूसरे कॉलम में अनुसूची 3 और तीसरे कॉलम में कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6। चिट्ठे का प्रारूप, तो अनुसूची 3 में चिट्ठा केवल उदग्र वर्टिकल प्रारूप में ही तैयार किया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम अनुसूची 6 के अनुसार चिट्ठा लंबवत हॉरिजेंटल तथा उदग्र दोनों में तैयार हो सकता है। मदों का ब्यौरा, अनुसूची 3 में चिट्ठे के प्रत्येक शीर्षक की मदों का ब्यौरा लेखा टिप्पणियां नोट्स टू अकाउंट में नीचे दी जाती हैं, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में बृहत शीर्षक जैसे पूंजी संचय, अंश प्रीमियम, कंपनी संचय, सामान्य संचय आदि चिट्ठे के मुख्य पृष्ठ पर तथा शेष अनुसूचियों शेड्यूल्स में दी जाती हैं। नंबर 3 है आवंटन विचाराधीन आवेदन राशि। तो अनुसूची 3 में आवंटन विचाराधीन राशि शेयर एप्लीकेशन मनी फंडिंग अलॉटमेंट चिट्ठे के मुख्य पृष्ठ पर दर्शाया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में ऐसा कुछ नहीं होता है। उधार एवं अन्य दायित्वों का वर्गीकरण, अनुसूची 3 में उधार एवं अन्य दायित्वों को गैर चालू दायित्वों एवं चालू दायित्वों में वर्गीकृत करके पुनः सुरक्षित एवं असुरक्षित में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में उधार, ऋण एवं अन्य दायित्वों को गैर चालू दायित्वों एवं चालू दायित्वों में वर्गीकृत करके पुनः सुरक्षित एवं असुरक्षित में वर्गीकृत किया जाता है। फिर नंबर 5 है संपत्तियों का वर्गीकरण। तो अनुसूची 3 में संपत्तियों को गैर चालू संपत्तियां एवं चालू संपत्तियां आदि में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में संपत्तियों को गैर चालू संपत्तियों एवं चालू संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 6 है स्थायी संपत्तियां।
अनुसूची थर्ड में स्थायी संपत्तियों को मूर्त, अमूर्त, पूंजीगत, चालू कार्य तथा विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के अनुसार स्थायी संपत्तियों को मूर्त, अमूर्त, पूंजीगत, चालू कार्य तथा विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। सातवां, शुद्ध कार्यशील पूंजी संपत्तियों एवं दायित्वों को चालू एवं गैर चालू में पृथक पृथक विभाजित करके चिट्ठे में शुद्ध कार्यशील पूंजी प्रदर्शित नहीं की जाती है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में संपत्तियों एवं दायित्वों को चालू एवं गैर चालू में पृथक पृथक विभक्त किया जाता है, जिसे चिट्ठे में शुद्ध कार्यशील पूंजी प्रदर्शित नहीं की जाती है। आठवां है विनियोग। चालू एवं गैर चालू विनियोगों को चालू संपत्तियों एवं गैर चालू संपत्तियों में पृथक से संबंधित शीर्षक में दर्शाया जाता है, जबकि अनुसूची 6 कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 में इसे चालू एवं गैर चालू विनियोगों को चालू संपत्तियों एवं गैर चालू संपत्तियों में पृथक रूप से शीर्षक में दर्शाया जाता है। नंबर 9, विविध व्यय। अनुसूची थर्ड में इसमें विविध व्यय जैसे प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन, कमीशन, अंश, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा आदि अंश प्रीमियम संचय से यहाँ समायोजन किया जाता है या लाभ हानि विवरण में अभिलिखित कर दिया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में इसमें विविध व्ययों जैसे प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन, कमीशन, अंश ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा अंश प्रीमियम संचय में समायोजित किया जाता है या लाभ हानि विवरण में अभिलिखित कर दिया जाता है। नंबर 10 है लाभ हानि खाता डेबिट शेष। लाभ हानि खाते अनुसूची थर्ड में लाभ हानि खाते का डेबिट शेष आधिक्य शीर्षक में ऋणात्मक संख्या में दर्शाया जाएगा, अतः संचय एवं आधिक्य का शेष ऋणात्मक हो सकता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में लाभ हानि खाते का डेबिट शेष आधिक्य शीर्षक में ऋणात्मक संख्या में दर्शाया जाएगा, अतः संचय एवं आधिक्य का शेष ऋणात्मक हो सकता है। नंबर 11, विभिन्न लेनदार एवं देनदार। अनुसूची 3 में विभिन्न लेनदारों एवं देय पत्रों को व्यापार देय ट्रेड पेबल्स तथा लेनदारों एवं प्राप्य पत्रों के लिए व्यापार प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है। और कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में विभिन्न लेनदारों एवं देय पत्रों को व्यापार देय ट्रेड पेबल्स तथा लेनदारों एवं प्राप्य पत्रों के लिए व्यापार पत्र ट्रेड रिसीवेबल्स या कहा गया है। उसके बाद आगे आता है नंबर 12 पे लाभ हानि खाता प्रारूप व नाम। अनुसूची 4 के भाग सेकंड में लाभ हानि खाते का उद्ग्र वर्टिकल प्रारूप दिया गया है तथा इसका नाम लाभ हानि खाता रखा गया है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में अनुसूची 4 के भाग सेकंड में लाभ हानि खाते का उद्ग्र वर्टिकल प्रारूप दिया गया है तथा इसका नाम लाभ हानि विवरण रखा गया है। व्ययों का वर्गीकरण। अनुसूची 3 में लाभ हानि विवरण में व्ययों का उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में व्ययों का उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। लाभों का नियोजन। नंबर 14 है लाभों का नियोजन। आधिक्य अर्थात लाभ हानि विवरण के शेष में लाभांश एवं संचयों में से हस्तांतरण दर्शाया जाएगा और वह भी लेखा टिप्पणी में, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में आधिक्य अर्थात लाभ हानि विवरण के शेष में लाभांश एवं संचयों में से हस्तांतरण दर्शाया जाएगा और यह भी लेखा टिप्पणियों में होगा। ऋणों पर ब्याज। ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज और अर्जित किंतु देय नहीं ब्याज नहीं अन्य चालू दायित्वों में दर्शाया जाएगा।
यह है अनुसूची 3 के अनुसार। जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज और अर्जित किंतु देय नहीं ब्याज चालू दायित्वों में दर्शाया जाता है। महत्ता मैटेरियलिटी अनुसूची 3 में आय व्यय की कोई भी मद जो परिचालन से राजस्व के 1% या 1,00,000 रुपये जो भी अधिक हो पृथक दर्शाई जाएगी। जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में आय व्यय की कोई भी मद जो परिचालन से राजस्व के 1% या 1,00,000 रुपये जो भी अधिक हो पृथक से दर्शाई जाएगी। लास्ट है प्रबंधकीय पारिश्रमिक अनुसूची 3 में प्रबंधक संचालकों या प्रबंधकों को चुकाए गए पारिश्रमिक का पृथक से दर्शाना आवश्यक नहीं है। जबकि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में प्रबंध संचालकों या प्रबंधकों को चुकाए गए पारिश्रमिक का पृथक से दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से ये हमारी अनुसूची 3 और अनुसूची 6 में एक अंतर आता है जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसका अध्ययन हमें इस प्रकार से कर लेना आवश्यक होता है।